अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है और ये उम्मीद और तवक्को करते हैं कि आज का दिन भी पुरअमन तरीके से गुजर जाएगा। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर हुसैन सुमरा साहब। अनवर साहब, आपका भी शुक्रिया। कोयटा से बुशरा कमर हमें ज्वाइन करेंगी, जबकि मुल्तान से सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज के प्रोग्राम में हम कुछ तज़किरा करेंगे। कराची पोर्ट पर टेक्सटाइल मशीनरी अभी तक फंसी हुई है, वजह क्या है, और सेनेट में भी ये बाज़गश जारी है, लेकिन FBR की जानिब से क्या जवाब पेश किया जा रहा है कि इस मशीनरी को क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम तज़किरा करेंगे नैब मुलाजमीन ने महकमे के महारत जो टेस्ट होना है उसको लेकर इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है, और ये एक तलवार लटक रही है नैब के मुलाजमीन के सर पे। 3 महीने का टाइम दिया गया था, लेकिन अब नैब मुलाजमीन ने अदालत का भी रुख किया है। मजीद वो क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, और चेयरमैन नैब के इस फैसले को लेकर अगली हिकमत अमली उनकी क्या होगी, ये हम भट्टी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। अनवर सुमरा साहब हमें बताएंगे, पंजाब में गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस जो इससे पहले जिन लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल रहा और उनके जाने के बाद वहाँ मौजूद गाड़ियाँ अब नई हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई हैं। इखराजात क्या थे, ये आदाद शुमार क्या थे, ये हम अनवर साहब से जानेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, इसके अंदर क्या कुछ बातें हुई हैं, कितने पैसे बलूचिस्तान हुकूमत के पास हैं, ये सब कोयटा से बुशरा कमर हमें बताएंगी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर है, FIA ने रवां साल पहली छमाही कारकर्दगी रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल कर दी है। कितनी रिकवरियाँ हुई हैं, कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे भट्टी साहब से। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फेसबुक सोशल मीडिया के अंदर जो कुछ कवाहतें हैं, जो मुजरिमाना इक़दामात हैं, उनको लेकर अभी तक किसी किस्म को उनके तदारुक के लिए, उनके इंसदाद के लिए कोई ख़ास काम ये वजारत नहीं कर सकी है। होती साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और मुल्क में कम काश्त चाय की, पाकिस्तान तकरीबन दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो चाय दरामद करता है। क्या वजह है, हम अपने मुल्क में चाय क्यों नहीं काश्त कर पा रहे, इसको उगा क्यों नहीं पा रहे, ये हम भट्टी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। होती साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। टेक्सटाइल मशीनरी कराची पोर्ट पर मौजूद है, क्लियरेंस नहीं है, आड़े कौन आ रहा है, या फिर कोई और मामला है? ये देखें, आप 3 वाक़यात गुजरे हैं इस मुल्क पर। एक, हुकूमत पिछली चली गई तो निगरान हुकूमत आ गई, फिर इलेक्शन हो गए, फिर ईद आ गई। आपको अंदाज़ा है कि कितने काम रुके हैं इस मुल्क में इन 3 वाक़यात की वजह से? ये दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है कि जिसमें बड़े बड़े काम, बहुत एमरजेंसी के काम रुक जाते हैं इलेक्शन की वजह से, ईद की वजह से, और नई हुकूमत के टेक ओवर की वजह से, कि उसने अभी अपनी ओरिएंटेशन बनानी है। ये वो पार्टी है जो अभी पहले कभी इक़्तिदार में इतने बड़े पैमाने पर नहीं रही, तो इसको एक ओरिएंटेशन बनानी है, नेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द रूलर। वो अभी बनेगी तो कब बनेगी? मामलात इतने बहुत ज़्यादा जमा पड़े हैं, उन पे एक एक करके हम आएंगे। पहला मसला ये है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पे एक तो जो गंदगी फैल गई है, बहुत बड़ी गंदगी जो हर शहर में फैली है, और कल और आज सारा मुल्क, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, इसमें कोई भी जहाज़ लैंड करे तो सबसे पहले जो चीज़ उसे महसूस होगी वो बदबू होगी। तो ये जो इतना बड़े मसाइल होते हैं, इनके लिए हुकूमत तैयार ही नहीं होती। यानी कि कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है कि अगर फ़र्ज़ किया इस शोबे में कोई ख़राबी हो जाए तो कौन ठीक करेगा। अब आग लगी है कल कहीं, और उस पे ये पता चला है कि कोई इंचार्ज नहीं है। इस तरह का इंचार्ज ना होना, सिस्टम ना होना, SOP ना होना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ना होना, ये हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर अदारे हों और वो अरबों रुपए जी महीनों के खाते जाएं, लेकिन काम नहीं करना। ये मशीनरी आई है टेक्सटाइल की, ये हाईटेक मशीनरी है, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई है। ये मशीनरी पाकिस्तान में टेक्सटाइल की पहले नहीं थी, ये आई है, इसको प्रमोट करना चाहिए था। ये बेहतरीन एक्सपोर्ट मटेरियल बनाएगी ये मशीन। इस पे पाकिस्तान में यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज गया है, पोर्ट पे पड़ी है, कोई 2 महीने हो गए। क्यों पड़ी है? इसलिए कि इन कस्टम वालों को ये समझ नहीं आ रही कि हमने इस पर ड्यूटी क्या चार्ज करनी है।
दूसरा, जो बंदे ने मंगवाई है वो मोटी मुर्गी है, उससे कुछ ले लें। तीसरा, इनको ये ओरिएंटेशन ही नहीं है कि भाई कि इस मशीनरी के डिले होने से पर डे कितना खर्चा पड़ रहा है उस बंदे को। यानी कि किसी की ट्रेनिंग नहीं है मुतल्लिका डिपार्टमेंट की कि उसको ये पता हो कि इस चीज़ की क्या अहमियत है, हमने इसको क्या करना है। सेनेट की कमेटी तक मामला चला गया, उनको 10 दिन मिले आज से 1.5 महीना पहले, अब महीने से ऊपर हो गया है, फिर भी वो क्लियर नहीं हुई। क्यों नहीं क्लियर हो रही? यही कि उनको वो बहाने बनाते हैं कि जनाब इस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं कि ये किस तरह क्लियर होगी, इसका मेथड क्लियरेंस क्या होगा, पहली दफ़ा ही आई है। लेकिन दर हकीकत क्या है कि वो बंदा आए और हमें पैसे दे और हम इसको छोड़ें। ये काम पाकिस्तान में हर टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। ये याद रखें, ये एक मशीनरी सैंपल है। पाकिस्तान में जब भी नई टेक्नोलॉजी या अच्छी टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ आती है, वो लोग समझते हैं कि ये मोटी मुर्गी ये काम कर रही है, लिहाजा इसको पकड़ो, इसको हलाल करो। ये नहीं कि भाई इसको कल्चर बनने दो, अच्छी मशीनरी को आने दो। दुनिया का कोई मुल्क अच्छी मशीनरी और टेक्नोलॉजी आने के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। और दुनिया का कोई भी क्लियरेंस अदारा जो उस मशीनरी की और या टेक्नोलॉजी की आमद को तवील करे, यानी उसको जल्दी क्लियर ना करे, वहाँ पे तरक्की नहीं हो सकती। ये जो है अमल, अब टेक्सटाइल में पावर लूम्स जो हमारी हैं वो तबाह हो चुकी हैं, वो अब काम नहीं दे रही, वो क्वालिटी मटेरियल बना नहीं सकती, लिहाजा मशीनरी अच्छी ज़रूरत थी। जो पुरानी पावर लूम्स हैं वो बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। मशीनरी जितनी जल्दी आएगी लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन ये उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उसको क्लियर नहीं कर रहे। अच्छा, ये आपने कहा कि सेनेट की कमेटी तक बात पहुंच चुकी है। जी। क्या इतने कॉम्पिटेंट या इतने माहिर लोग कस्टम में मौजूद नहीं हैं? इवन ये चेयरमैन एफबीआर और ये सारे चैनल के थ्रू बातें गई होंगी ना आगे तक। तो दो सवाल है ना, ये या तो चेयरमैन की नाअहलियत है या तो माहिर नहीं है, और अगर माहिर हैं तो कोई बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं, वो फिर इस मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी दोनों बातें एक्सट्रीम है। अगर महारत नहीं है तो फिर क्या कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट, और अगर महारत है और फिर क्लियरेंस नहीं हो रही तो फिर क्या कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट। दोनों सूरतों में सवाल उठता है, क्या कर रहे हैं भाई, किससे कितने पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा। और ये डिले क्यों हुआ है? इसलिए कि किसी ने पूछा नहीं। पहले निगरान हुकूमत थी, उसका काम नहीं था, उसने तो इंतखाबात कराने से जो जैसे वैसे करा लिए। उसके बाद जनाब आ गई ये नई हुकूमत, इसको अभी टेक ओवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, और ऊपर से ईद आ गई, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ? ये है ये खैर ईद, जिस तरह आपने कहा इलेक्शंस, ये सब सिलसिले तो होने थे, ये तो मामूल का आप कह रहे हैं कि लेकिन ना पुलिस और कस्टम्स और फौज, इन 3 अदारों को तो काम करना है, चाहे ईद हो चाहे ज़लज़ला हो, कुछ भी हो। भाई आप काम क्यों नहीं करते? पंजाब में गवर्नर और वज़ीर आला, इससे पहले जो लोग रहे उनके बेशबहा अखराजात। इससे पहले इमरान खान साहब ने गाड़ियों की नीलामी की बात की थी, आपने उससे मुतालिक भी आदाद शुमार दिए थे। लेकिन साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के पास क्या कुछ था? कितने दफातर थे, कितनी गाड़ियां थी, कितने ड्राइवर्स थे, कितना अमला था? फैसल साहब, बात यह है कि पिछले 10 साल में शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत पंजाब में रही है, पंजाब के ख़जाने के साथ और पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो खलवाड़ होता रहा है, वो गुड गवर्नेंस का जो नारा दिया गया था बिल्कुल उसके अपोजिट था। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 10 साल में हर साल जो है एक नोटिफिकेशन कर दिया जाता था कि सरकार के अखराजात में जो है ऑस्टेरिटी यानी सादगी को अपनाया जाएगा। अब सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। साबका वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के ज़ेरे इस्तेमाल 8 दफातर थे लाहौर में, जबकि सरकारी तौर पर कागज़ों में सिर्फ 2 दफातर थे। इसके अलावा 3 रेस्ट हाउस GOR1 में उनके ज़ेरे इस्तेमाल थे, जिन पर टोटल जो अखराजात आते थे तकरीबन 701 मुलाजमीन जो हैं इन सेक्रेटेरिएट में काम करते थे। तकरीबन 49 करोड़ 30 लाख रुपया सालाना जो है अखराजात इन पर आते थे। अब ये 8 दफातर थे, इसके अलावा 3 रेस्ट हाउसेस थे, इसके अलावा 71 गाड़ियाँ ईवान वज़ीर आला के इस्तेमाल में थीं, जिनमें 4-5 बुलेट प्रूफ थीं। अब ये सूरत हाल गुड गवर्नेंस के दौर की आपको बता रहा हूँ। अब नए जो वज़ीर आला आए हैं उनके लिए चैलेंज क्या है
चैलेंज ये है कि इमरान खान ने जिस तरह सादगी मुहिम का आगाज़ किया है, नए वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनको सबसे पहले तो इन दफातर को फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा। जो एक्स्ट्रा गाड़ियां हैं उनको सरेंडर करना होगा, क्योंकि रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत वज़ीर आला, ईवान वज़ीर आला जो है या वज़ीर आला का दफ्तर अलहदा से कहीं नहीं कायम किया जा सकता। सिविल सेक्रेटेरिएट जो पंजाब है वो वज़ीर आला का असल दफ्तर है, उसमें वो बैठें और बाकी तमाम अखराजात अगर वो कम करते हैं तो इससे ख़जाने को तकरीबन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन के मुताबिक जितने भी एक्स्ट्रा अखराजात हैं वो 4 अरब रुपया सालाना के बचत हो सकती है। इसके अलावा एक और खलवाड़ हो रहा था पंजाब में VIP फ़्लाइट, जिसके पास एक हेलीकॉप्टर है जो वज़ीर आला पंजाब साहब का ने ख़रीदा था 4 अरब रुपए में सादगी मुहिम के दौरान ख़रीदा था। उस हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए 42 के करीब जो है अमला है, जिनमें 22 या 23 के करीब अफसरान हैं, पायलट हैं, जिन पर सालाना तकरीबन 12 करोड़ 78 लाख रुपया अखराजात आते हैं। इसके साथ एक पैरेलल और भी सिस्टम है जिसको रोटरी विंग कहते हैं। उसके पास एक बीच जेट है जो 3-4 साल पहले ख़राब होकर ग्राउंड कर दिया गया था, उसके भी तकरीबन 42 मुलाजमीन हैं, 13 करोड़ 70 लाख रुपया उन पे अखराजात आ रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर चलाने के लिए 82 लोग हैं और आप अंदाज़ा लगा लें 27 करोड़ रुपया सालाना के अखराजात हैं। एक जहाज़ जो है वो ग्राउंड किया जा चुका है। ये सादगी मुहिम, ये गुड गवर्नेंस के दौर में ये होता रहा है। इसके अलावा जो आप देखें कि 3 ऐसे घर जो थे अपना उस GOR1 में, वो बतौर रेस्ट हाउस वज़ीर आला के इस्तेमाल हो रहे थे। अब ये वो अखराजात हैं जिनको फौरी तौर पर कम करने की ज़रूरत है जी। इसके अलावा जो है साहब एक आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूँ, दोनों को मिक्स अप ना कीजिएगा, दोनों का अलग-अलग जवाब दीजिएगा। नंबर 1, ये जो फरमाते थे शहबाज शरीफ साहब कि वो तो वज़ीर आला हाउस को इस्तेमाल ही नहीं करते, तो जब इस्तेमाल नहीं करते तो इसलिए नहीं करते कि भाई ख़र्चा ना आए, तो ख़र्चा तो फिर भी कर लिया और उससे ज़्यादा कर लिया। अगर वो इसको इस्तेमाल करें सही तरीके से तो उससे ज़्यादा ख़र्चा कर लिया। तो क्या ये वाकई अब साबित हो चुका है कि वज़ीर आला उसको इस्तेमाल ना करते हुए भी उन्होंने ज़रूर से ज़्यादा खर्चे कर लिए? नंबर 2, जो नए गवर्नर साहब आए हैं चौधरी साहब, क्या ये जो इतना बड़ा फ्लीट है इनके पास गवर्नर हाउस का, तो क्या इसको वो हटा रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल होती साहब, बात यह है कि साबका वज़ीर आला पंजाब जो दावे करते थे उनके काम बिल्कुल बरअक्स होते थे। ये तो वो दफातर हैं जहाँ पर सरकारी अखराजात होते थे, जो मॉडल टाउन में इनकी ज़ाती रहायशें थीं, उनको कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके आपको हैरानगी होगी कि ये जाती उम्रा का जो इतना बड़ा घर है, जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए तो उसके अखराजात मीट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने उसको भी वज़ीर आला का कैंप हाउस डिक्लेयर कर दिया था और वहाँ पर अखराजात सरकारी हो रहे थे। इसके अलावा वहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, तकरीबन को 250 के करीब एलीट के अहलकार इनके साथ सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। इसके अलावा 700 के करीब जो अहलकार थे वो रायवेंड महल के साथ जो की सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। उसके गिर्द एक दीवार भी बनाई गई, वो भी सरकारी अखराजात से बनाई गई थी। दूसरा, आपने कहा कि जो नए आने वाले गवर्नर हैं क्या वो अखराजात कम करेंगे? उन्होंने ऐलान किया है। अब देखिए ना, साबका गवर्नर एक बंदा वहाँ पर बैठता था, 421 मुलाजमीन उसकी खिदमत के लिए वहाँ तैनात थे, जिन पर सालाना 32 करोड़ रुपये अखराजात आते थे। अब अनवर साहब एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो अब गवर्नर हैं पंजाब के, ये उस वक्त भी गवर्नर थे जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। नंबर 1 ये बताइएगा ये कैसे कम करेंगे? दूसरा, 8 सरकारी दफातर, 701 मुलाजमीन, इसके साथ साथ एक हेलीकॉप्टर और एक जेट के लिए 84 लोग और थे। अगर ये लोग यहाँ पे कॉस्ट कम की जाती है, खर्चे कम किए जाते हैं, तो ये 790 लोग हैं तकरीबन, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? इनको कहाँ लगाया जाएगा? जी अब्बासी साहब, बात आपकी ठीक है। जब ये गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब थे, उस वक़्त भी यही अमला काम करता था, लेकिन उस वक़्त ऊपर लीडर का विजन का कमी थी, क्योंकि उस वक़्त गुड गवर्नेंस कागजात में थी। अब इमरान खान ने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है फेडरल गवर्नमेंट में, तो पंजाब में उनकी हुकूमत है, उनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आवाम जो है इनके गिरेबान पकड़ेंगे कि आपने तो नारा लगाया था कि हम सरकारी अखराजात को कम करेंगे। जो आपने सवाल पूछा कि ये मुलाजमीन कहाँ जाएंगे, देखें बात यह है कि रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है कि जो वज़ीर आला पंजाब का सेक्रेटेरिएट होगा वो सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब होगा। वहाँ पर इन मुलाजमीन की खपत की अभी भी ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिविल सेक्रेटेरिएट में 4-4.5 हज़ार मुलाजमीन काम करते हैं।
सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक महकमा है जो चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में काम करता है, जो सूबे में गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी का अंजाम देता है। उसके अलावा आप अलहदा से सेक्रेटेरिएट बनाकर 750 मुलाजमीन वहाँ पे रख लें। अब डबल अखराजात हो रहे हैं और उन अखराजात को अवाम की जेबों से निकाला जा रहा है, अवाम के टैक्सेस से निकाला जा रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया अनवर सुमरा साहब, बहुत शुक्रिया। लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान का रुख करेंगे। सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, नैब के अंदर खासी खलबली है और बिलखुसूस वो लोग जो सालों से यहाँ मुलाजिमत कर रहे हैं, अब महारत टेस्ट की तलवार उन पर लटक रही है। इस फैसले को चैलेंज भी किया गया है, लेकिन आप ये बताइएगा, मुलाजमीन अब राय क्या रखते हैं और आप क्या समझते हैं, ये टेस्ट क्या वाकई ज़रूरी है? मामला ये है फैसल के बुनियादी तौर के ऊपर गुज़श्ता साल चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब ने एक इजलास तलब किया। उस इजलास के अंदर मीटिंग हुई, अफसरान को कुछ हदायत दी गई और इस इजलास के ऊपर जो हदायत थी, जिसने उस हदायत की जो मिनट्स तैयार करने थे, जो पूरी ब्रीफिंग को रिकॉर्ड करना था, वो एक असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी। जब ये सारी ब्रीफिंग चल रही थी तो वहाँ पर पता चला कि जो नैब के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज हों, स्टेनोटाइपिस्ट हों या प्राइवेट सेक्रेटरी हों, वो है शॉर्ट हैंड राइटिंग के अंदर उन्हें लिखने की महारत हासिल नहीं है। तो ये एक बड़े अचंभे की बात थी, बड़े हैरानी की बात थी चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल के लिए कि जो स्टेनोटाइपिस्ट है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जो कि ग्रेड 16 का है, और इस तरह ग्रेड 17 का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, उसके पास शॉर्ट हैंड राइटिंग की सलाहियत नहीं है। जिसके बाद ये फैसला हुआ, मुल्क भर के अंदर तमाम नैब के ब्यूरोज के अंदर ये मरासला इरसाल किया गया कि ग्रेड 15 के अंदर काम करने वाले, ग्रेड 16 के अंदर काम करने वाले, ग्रेड 17 के अंदर काम करने वाले नैब के तमाम मुलाजमीन से प्रोफिशेंसी टेस्ट लिया जाएगा। ये तमाम लोग अपनी तैयारी करें, जो इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक इनको तैयार होना चाहिए। इनका प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा, इनकी फर्दर अगर कोई प्रमोशन होनी है तो उसके लिए लाजिम होगा कि उनका पहले प्रोफिशेंसी टेस्ट लिया जाएगा। और उसके साथ सिर्फ यही नहीं, अगर इन्होंने नैब के अंदर कंटिन्यू करना है तो नैब की जो रिक्वायरमेंट है, नैब की जो जरूरियात हैं, उसके मुताबिक इन तमाम मुलाजमीन को अपने आप को ढालना होगा, अपनी प्रोफिशेंसी को बेहतर बनाना होगा। इस सिलसिले के अंदर जब मरासला जारी हुआ तो उसके बाद टेस्ट मुल्क भर के मुख्तलिफ ब्यूरोज के अंदर इनके प्रोफिशेंसी टेस्ट लेने का अमल शुरू हुआ, जिसके नतीजे में अब मुलाजमीन ने ये इनकार कर दिया ये टेस्ट देने से। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के नए मुलाजमीन ने, नैब रावलपिंडी के, नैब सिंध के कुछ मुलाजमीन ने इस बुनियाद के ऊपर, चूंकि इस टेस्ट की ये कंडीशन थी, इस प्रोफिशेंसी टेस्ट की, कि अगर आप ये क्लियर ना कर पाए तो उसके बाद 3 महीने का आपको एक और मौका दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आप ये टेस्ट क्लियर करने में कामयाब ना हुए तो आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकते हैं। इस खदशे के पेश नजर मुलाजमीन ये टेस्ट देने को तैयार नहीं है। अब मुलाजमीन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, नैब के मुलाजमीन के पास, कि या तो वो तैयारी करें और अपना उस प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करें अगर उन्होंने जॉब को कंटिन्यू करना है, या बसूरत दीगर उन्हें जॉब से हाथ धोना पड़ सकते हैं। तो उसके अंदर कुछ मुलाजमीन ने तो इकट्ठे होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बाज़ाब्ता रिट दायर कर दी है, जिसके अंदर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो गुज़श्ता 15 सालों से पहले ही एहसास महरूमी का शिकार हैं, उन्हें तरक्कियाँ नहीं मिली, तरक्कियों के अमल के अंदर मुतासिर हुए हैं, लिहाजा उनसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट ना लिया जाए। और जो नैब हेडक्वार्टर से जो मरासला जारी हुआ था, इसके ऊपर इस मरासले को कलअदम करार देने की सिफारिश की है। दूसरी जानिब कुछ मुलाजमीन के पास एक ये ऑप्शन भी थी कि उन्होंने LPR, लीव पीरियड रिटायरमेंट, उन्होंने वो ले ली और वो लेकर घर बैठ के कि हम इसका जो है वो ये LPR ले लेते हैं, बजाय इसके कि हमें नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है कि नैब के वो मुलाजमीन जिसके अंदर स्टेनोटाइपिस्ट हैं, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है, प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं, उनकी बहुत अहम जिम्मेदारी है। किसी भी मीटिंग के हवाले से उन्होंने मिनट्स नोट करने हैं और उनको अगर वो एफिशिएंसी के साथ उस पूरी कार्रवाई को रिकॉर्ड करने की काबिलियत नहीं रखते, उन्हें या तो अपनी काबिलियत बेहतर बनाना पड़ेगी या दूसरे लफ्जों के अंदर टेस्ट में नाकामी की सूरत में उन्हें घर जाना पड़ेगा। भट्टी साहब एक बात बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आना है, देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन बहुत से मुलाजमीन ने लीव पीरियड रिटायरमेंट लेकर घर बैठना शुरू कर दिए कि ऐसा ना हो कि वो नौकरी से ही फारिग हो जाए। भट्टी साहब एक बात बताएं, सारे महकमों में ये रूल है कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट ड्यूरिंग द सर्विस, उसमें एक चांस पे फारिग नहीं किया जाता, 2 चांसेस होते हैं कि अगर आपने एक टेस्ट पास ना किया और जो आपने कमी रह गई है वो दूसरे टेस्ट में क्लियर हो जाएगी, और फिर भी आप पास ना कर सके तो फिर घर जाएं। ये नैब ने ये वाला रूल क्यों अपनाया, नंबर 1। नंबर 2 ये बताएं कि ये तो हो गया ना रिकॉर्डिंग का मसला, जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है इन्वेस्टिगेशन में, डिटेक्शन में, मॉनिटरिंग में, वो क्यों नहीं हो रहा नैब में?
खुद सब बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। यकीनी तौर के ऊपर हमने बहुत मरतबा ये क्वेश्चन उठाया और स्पेशली नैब की परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात करते हैं तो नैब के वो अफसरान, वो आईओज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, उनकी कारकर्दगी, उनकी काबिलियत के ऊपर भी बहुत से सवालात उठते रहे हैं। यकीनी तौर के ऊपर उनसे भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेना चाहिए। बहुत से नैब के ऐसे रेफरेंसेज जो या तो तखीर का शिकार होते हैं, इंक्वायरीज तखीर का शिकार होती हैं, ये रेफरेंस दायर होने के बाद उसके ऊपर मुकर्रर वक्त के अंदर फैसला नहीं हो पाता या वो खारिज हो जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की और उसके साथ साथ उस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने वाले डायरेक्टर्स की। तो यकीनी तौर के ऊपर नैब के डायरेक्टर्स की भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए। माजी के अंदर इंक्वायरी हुई, अभी भी एक इंक्वायरी का सिलसिला जारी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जमा करवाई जा चुकी है। उसके अंदर बहुत से क्वेश्चन भट्टी साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन बहुत से सवालात के साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये लोग अहल या काबिल नहीं हैं तो फिर ये भर्ती कैसे हुए जब ये मेरिट पर ही नहीं पूरे उतरते थे। एक ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। रुख करेंगे कोयटा का। हमारे नुमाइंदा बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है और 92 न्यूज़ के पास कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और होती सब इस स्टोरी पे बुशरा से भी हम डिटेल जानेंगे, लेकिन जो वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से एक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, शिकवा किया गया है, उनका कहना है कि डिविजनल पूल रेवेन्यू कलेक्शन का पूरा हिस्सा हमें नहीं मिल रहा है। पहले तो ज़रा सादा अल्फाज में बता दी, ये डिविजनल पूल रेवेन्यू कलेक्शन होता क्या है और कैसे पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। देखें, कुछ जो रेवेन्यूज़ हैं, टैक्सेस हैं, वो वफाक इकट्ठा करती है, यानी FBR इकट्ठा करता है। और वो जो FBR इकट्ठा करता है फिर उसमें एक पूल बनता है उसका, 4 सूबों के लिए और वफाक के लिए 5 उसके हिस्सेदार होते हैं, उनको जाता है। वो जो हिस्सा जाता है वो तय हुआ है 18वीं तरमीम में। उस 18वीं तरमीम के बाद वो तय हुआ है, उसका एक फार्मूला बना है, उसमें बलूचिस्तान का भी एक हिस्सा है। तो बलूचिस्तान वालों को शिकायत है कि वो हमें कम ये शिकायत क्या है, बुशरा से जान लेते हैं। बुशरा बताइएगा, इजलास में और क्या कुछ हुआ, लेकिन ये विफाक की जानिब से हिस्सा ना मिलना, इससे मुतालिक क्या कहना है बलूचिस्तान के वज़ीर आला का? जी, बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला जाम कमाल का ये कहना है कि उन्होंने एक इजलास मुनक्किद किया था पार्लिमानी अरकान का और उसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें जो रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसकी मद में कुछ भी नहीं मिल रहा वफाक की जानिब से, और अगर मिलता भी है तो बहुत ही ज़्यादा कट कर मिलता है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में शदीद माली बहरान जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो दरमियान में रोक दिए गए हैं और कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो शुरू भी नहीं हो सके हैं। उन्होंने इजलास में जो अरकान थे उनको ये वाजे कर दिया कि अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ इतनी ही रकम बाकी बच गई है कि वो 3 से 4 महीने तक जो सरकारी मुलाजमीन हैं सिर्फ उनको तनख्वाहें दे सकते हैं। उसके अलावा जो है वो किसी भी किस्म का ना ही कोई तरक्याती काम कर सकते हैं और ना ही किसी भी मद में कोई पैसा जो है वो खर्च कर सकते हैं। उन्होंने अपने लोगों को ये भी आगाह किया कि वो नॉर्मल तरीके से जो है अपना जितना भी 3 से 4 महीने तक अपना गुजारा जो है वो करें, क्योंकि अगर कहीं पर भी ये पैसा खर्च किया गया तो बलूचिस्तान की आवाम को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमेशा से यही देखा गया है कि वफाक का रवैया जो है वो बलूचिस्तान के साथ जो है वो सुतीली माँ के जैसा रहा और हमेशा यही कहा जाता रहा बलूचिस्तान के बारे में कि उन्हें उनका हक दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्हें किसी भी किस्म का कोई हक नहीं मिला। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से इमरान खान ने इलेक्शन से कबल बलूचिस्तान की अवाम को अपने जलसों जलूसों में ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो उनको हर मुमकिन उनके साथ ताउन करेगी और जो बलूचिस्तान की एहसास महरूमी है, यहाँ के लोगों के एहसास महरूमी है, उसे हर मुमकिन तरीके से जो है वो दूर भी किया जाएगा। तो अब देखना यह है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अब बलूचिस्तान, पहला सवाल ये है, पहले तो वेलकम टू द खैबर सुबह व खैर बाखबर सुबह प्रोग्राम। पहली बात ये है कि जो डिविजनल पूल डिवाइडेड पूल है, ये जो फेडरेशन का, इसमें से जो रेवेन्यूज़ मिलते हैं उनको बलूचिस्तान को, एक तो ये है कि वहाँ की कितनी हुकूमतें आईं
उन्होंने कोई ख़ास फेडरेशन के साथ इस पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया। ये एक कमज़ोरी हमें नज़र आई यहाँ बैठकर, क्योंकि हम FBR पे नज़र रखते हैं। वो तो बलूचिस्तान में गायब हो जाता है पैसा, वहाँ पे तो घोस्ट मंसूबे बन गए उनमें से तो पैसा चुरा लिया गया। तो क्या चोरी को भी रोकना बलूचिस्तान की हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बलूचिस्तान के पहले जो हुकूमतें चेंज हुई और हमने ये देखा कि वज़ीर आला जो हैं वो 3 वज़ीर आला चेंज हुए और उसके बाद निगरान हुकूमत भी आई, तो बलूचिस्तान को जो भी रेवेन्यू की मद में जितना भी पैसा मिलता रहा उससे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स का आगाज़ तो किया गया, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो हैं बीच में रोक दिए गए, जिसकी वजह से लोगों में शदीद गम व गुस्सा भी देखा गया। और जिस तरह से वफाक से रब्ता किया जाता रहा, यहाँ के वज़ीर जो हैं, वज़ीर आला जो हैं वो जाते रहे, लेकिन वो उनके दौरे जो हैं सिर्फ एक विजिट की हद तक रहे। वहां जाकर तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए और यहाँ आकर भी बताया कि हमने वफाक से बलूचिस्तान की जंग लड़ी है और अब जो है उनको बलूचिस्तान के लोगों को जो उनका हक मिलेगा, लेकिन सिर्फ वो दावों की हद तक रहा, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन पिछली हुकूमतों में हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान के जो वजीर खजाना थे मीर खालिद लांगो, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा करप्शन का वाकया जो है वो पेश आया। टैंकियों से पैसे जो है बड़ी तादाद में निकले, जिसके बाद नैब जो है वो हरकत में आई और ऐसे लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी, जिसके बाद अब तक जो है उनके बहुत से लोग जो है। ये बताइए कि जो खुद बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत जो खुद टैक्सेस इकट्ठा करती है, उनकी सूरत हाल भी तो बहुत बुरी है, वो क्यों नहीं ठीक की जा सकती? कोशिश तो यही की जा रही है कि जो बलूचिस्तान से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता है टैक्सेस की मद में, उससे जो है वो हालत बेहतर की जाए, लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा रहा। देखा यह गया कि पिछली हुकूमत में जिस तरह से 3 वजीर आला चेंज हुए, एक दूसरे के पीछे लगे रहे और एक दूसरे की हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई। सिर्फ यही कोशिशें जो है वो नजर आई, कहीं पर भी आवाम के डेवलपमेंट के हवाले से या बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के हवाले से कोई भी काम जो है वो सामने नहीं आया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान को जो शदीद नुकसान का भी सामना करना पड़ा। कहीं पर भी बलूचिस्तान में ऐसे कोई तरक्याती प्रोजेक्ट नजर नहीं आए। जो पिछली हुकूमतें कहीं पर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी या फिर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच या मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की हुकूमत में कहीं ना कहीं सिर्फ वो एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो सके, बाकी प्रोजेक्ट जो है वो अधूरे रहे। सिर्फ जो है वो इक़्तिदार की जंग जो है वो बलूचिस्तान में देखी गई कि एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे पर सबकत हासिल करने के लिए जो है वो हमारे वुज़रा इसी दौड़ में लगे रहे। कहीं पर भी बलूचिस्तान के हवाले से या बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के हवाले से जो यहाँ से जो है वो टैक्सेस लिए गए उसमें कुछ भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोग जो है वो काफी एहसास महरूमी का शिकार भी नजर आए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया बुशरा, कोयटा से आप मौजूद थी। लेकिन यहाँ ये भी ज़रूर देखना होगा कि बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत, अगर उनको ये शिकवा है कि उन्हें वफाक से पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा, तो वफाकी हुकूमत के साथ कैसे नेगोशिएट करती है, कैसे डायलॉग करती है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कैसे करेगी, ये वक्त ही बताएगा। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं जी। जो बिलखुसूस सोशल मीडिया पे जिस तरह के इक़दामात हो रहे हैं, हमने देखा कि बहुत से मामलात रिपोर्ट होते हैं और इन मुजरिमाना इक़दामात को रोकने के लिए FIA और वजारत IT ने मिलकर एक लाहे अमल बनाना था। होती साहब, ये सुनने में आ रहा है कि 1 माह से कोई आपस में इनका रब्ता ही नहीं हुआ। क्या इसकी वजह भी निगरां हुकूमत थी, इंतज़ार में थी दोनों जानब से, वजारत भी और FIA भी, की नई हुकूमत आए तो फिर हम रब्ते शुरू करें? आपने देखा होगा कि सूबाई हुकूमतें हों या मरकज़ी हुकूमत, एक ही मौजू पे 4-5 डिपार्टमेंट इकट्ठे काम कर रहे होते हैं कि भाई इसको ठीक करो, और कोई भी ठीक नहीं कर पाता। ये जो मसला है कि जो हमारी फेसबुक का मसला है कि इस पे मुग़ल्लिज़ात सामने आती हैं, काबिल एतराज़ चीज़ें पेश की जाती हैं, इस पे डाल दी जाती हैं, तो इसको रोकने के लिए वजारत दाखिला और वजारत IT दोनों लगे हुए थे कि भाई जो कमेटी है सेनेट की वजारत दाखिला के बारे में और वजारत IT के बारे में, दोनों कमेटियां लगी हुई थी कि इसको किसी तरह रोका जाए कि ये चीज़ें ना आएँ। हालांकि इन दोनों कमेटियों ने एक काम करना था जो कि दोनों ने नहीं किया। वो एक काम ये था कि क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि गलत चीज़ें उस पर डलने से पहले ही उनकी फहरिस्त बनी हो पहले से ही, और वो फहरिस्त बनी हो डिजिटली, यानी कि वो टेक्नोलॉजी के जरिए बनी हो कि वो उस पर डल ही ना सकें, और अगर डल जाएं तो फिल्टर होकर आउट हो जाएं। ठीक, उसके लिए 2 अरब रुपए का एक प्रोग्राम बना था कि वो करेंगे। अब 2 अरब रुपए का प्रोग्राम एक तरफ था, उस टेक्नोलॉजी को हासिल करने का तरीका एक तरफ था, उसके लिए ट्रेनिंग तीसरी तरफ थी। इन 3 चीज़ों का एक तिकोन बननी थी, एक काम बनना था, शुरू होना था। दोनों कमेटियों ने ये काम शुरू किया और दोनों कमेटियों ने आखिर में क्या होता था कि FIA पर डाल दिया जाता था
कि FIA इसको करेगी। FIA का काम है जुर्म को पकड़ना जब वो सरजद हो रहा हो या हो जाए, या होने के बाद जो उसको परसू करना कि उस बंदे को सजा मिली या नहीं मिली। उधर टेक्नोलॉजी का जो काम था वो तो IT के वजारत के पास था। IT की वजारत को ये काम देकर के आप टेक्नोलॉजी हासिल करें और हम आपको बजट देंगे। जो वजारत दाखिला की कमेटी है उसमें रहमान मलिक साहब ने सीने पे कई दफ़ा हाथ मार के कहा कि मैं आपको पैसे दिलवाऊंगा, ये आप करें। लेकिन उसके बाद ये बातें करने के बाद वो कंबल ओढ़ के सो जाते हैं सारे। ये हमने देखा कि रहमान मलिक साहब ने किस अभी हाल ही में ये 2 महीने से कर रहे हैं ये काम। अच्छा, जितनी भी ये निगरान हुकूमत का दौर गुजरा है इस दौरान सारे इस पे कोई 6-7 मीटिंग्स हो गई इस मसले पे। अब उन मीटिंग्स के बाद उनको चाहिए था कि क्लियर कट एक फहरिस्त बना के एक्शंस की मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को देते कि IT का काम क्या है, FIA का काम क्या है, और जो कैबिनेट है फेडरल उसने क्या करना है। उनको फहरिस्त भी बना के अभी तक नहीं दी कि आपने क्या क्या काम करना है। और 6-7 इजलासों के बाद ये चीज़ सामने आई है कि वो फिल्टर जो है उसके बारे में भूल भाल बैठे हैं। नई हुकूमत आ गई है, अब वो करेगी। अच्छा, ये मीटिंग्स, ये गुफ्तो शनीद, ये लाहे अमल, ये प्लानिंग, इस पे सालाना कितना खर्चा आ जाता है? इस पे आपको तभी पता चलता है जब बजट में जो डिमांड होती है, एक तो तब पता चलता है कि जब डिमांड करते हैं ये कि भाई हमें इतने पैसे दो, वजारतें डिमांड करती हैं, फिर असेंबली डिमांड करती है, सेनेट डिमांड करती है, फिर सेनेट की कमेटियों में पैसे जाते हैं। और दूसरा जब ऑडिट आए, अभी तक पिछले साल की जो सेनेट की कमेटियों के खर्चे की ऑडिट है वो सामने नहीं आया और वो जल्द आ जाएगा, उसकी रिपोर्ट भी हम पेश करेंगे। ठीक है होती साहब, आपने हमें अपडेट किया इससे मुतालिक। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे मामलात को लेकर जिस तरह इदारों को काम करना चाहिए, FIA का इसमें बड़ा कलीदी किरदार है। इसके साथ साथ जो उनको सपोर्ट फराहम करनी है, जो एक्सपर्टीज़ देनी है, जो टेक्नोलॉजी देनी है, वो वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने उनके साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे खा वो हिरासमेंट हो, खा ब्लैकमेलिंग हो, खा कोई ऐसा मवाद हो जो काबिल एतराज़ हो, किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह करना हो, इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन इनके इंसदाद के लिए, इनके तदारुक के लिए 1 महीना हो गया। जिन 2 इदारों को ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाई है। यकीनी तौर पे ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल गौर मामला है। इस पे हमारे जो इदारे हैं उनको अब काम करना होगा। FIA ने रवां साल की पहली सेमाही रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल कर दी है। भट्टी साहब, एक तो वाक़या अभी हमने देखा कि FIA की जानिब से एक सुस्ती रही कि एक और वाक़े में वो वजारत IT के साथ मीटिंग भी नहीं कर सके। लेकिन ये पहली सेमाही में FIA ने क्या कुछ किया है, अपने कौन से कारनामे उन्होंने गिनवाए हैं, और ख़ुसूसी तौर पे अभी ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, आपने हासिल की है, 922 न्यूज़ ने हासिल की है, क्या कुछ दर्ज है इसमें? जी फैसल, देखिए जब से DG अपॉइंट हुए हैं बशीर अहमद मेमन साहब, वो एक मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए और FIA की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि उन्होंने अब बाकायदगी के साथ क्वार्टरली बुनियादों के ऊपर FIA की कारकर्दगी से मुतल्लिक एक रिपोर्ट वजारत दाखिला के लिए तैयार करना शुरू की है, ताकि जो उन्होंने एक प्लान तैयार करके दिया था, जो FIA की रिकन्स्ट्रक्शन का, FIA की तंजीम नौ का, उसको मौसर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। उसी सिलसिले की कड़ी है जो कि रवां साल की पहली समाही से मुतल्लिक रिपोर्ट है, वजारत दाखिला को जमा करवाई गई है। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने पूरे 3 माह के दौरान का जो उन्होंने अहाता किया कि FIA ने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, FIA की कारकर्दगी क्या रही। जो उसके अंदर मोस्ट इंप्रेसिव जो डाटा है, जो फिगर्स हैं, उन्होंने बताया कि बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ऐसे अफराद जिनका नाम इस में शामिल था और वो बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे या बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस लौट रहे थे, मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस ऐसे मुलजमान थे, 59 अफराद को गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ साथ ब्लैक लिस्ट के अंदर 139 पाकिस्तानियों का नाम शामिल था। मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर, मुख्तलिफ जराइम के अंदर वो मतलूब थे। 139 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान को ऐसे मुलजमान, ऐसे मुजरिम जो कि पाकिस्तान से फरार हो जाते हैं और उनको अदालत के अंदर पेश करना लाजिम होता है या अदालत उन्हें सजा सुना देती है,
उन्हें फिर अल्टीमेटली FIA इंटरपोल के जरिए वतन वापस लेके आती है और FIA ने अपनी काविशें जारी रखी हुई थी और इस अरसे के दौरान यानी 3 माह के दौरान FIA की जानिब से इंटरपोल से रब्ता किया गया और मजबूरी तौर पर 25 जो मतलूब अफराद थे उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ कुछ और भी बहुत दिलचस्प इसके अंदर और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स हैं और इसके साथ ये बताया गया कि मुख्तलिफ जो पूरे वजारत दाखिला की कमेटी बनी उसकी सिफारिशात के ऊपर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ECL में 189 लोगों का मजीद अफराद का नाम शामिल किया गया और ब्लैक पासपोर्ट के हवाले से जो लोग थे वो 383 थे जिनका इंदराज इस ब्लैक लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। इसके साथ FIA ने 3 माह के दौरान 26 करोड़ 40 लाख रुपए की रिकवरी की। अगरचे की रिकवरी इतनी इंप्रेसिव नहीं है लेकिन FIA ने ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि वो मौसर तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ ये नहीं, जो एक और अलार्मिंग सिचुएशन ये सामने है कि बैरून मुल्क जितने मुकीम पाकिस्तानी हैं वो वहां पर मुख्तलिफ जुराइम के अंदर जो मुलविस पाए जाते हैं और वहां पर कोई बैंक डकैती का मामला हो या बैंक फ्रॉड का मामला हो या किसी चोरी का मामला हो, किसी भी दीगर जुराइम के अंदर मुलविस हो, वो वहां से फरार होकर पाकिस्तान आ जाया करते थे और वहां से मुतलका मुल्क की अदालत से सजा से बचने की कोशिश करते थे। लेकिन अब इंटरपोल ने जिस तरीके के साथ FIA इंटरपोल से रब्ता करती है कि ये अफराद पाकिस्तान को मतलूब हैं और FIA उनको गिरफ्तार के पाकिस्तान के हवाले करती है, इसी तरह इंटरपोल ने मुख्तलिफ ममालिक की दरखास्त के ऊपर FIA से रब्ता किया और 87 पाकिस्तानियों के खिलाफ ऐसी शिकायत मौसूल हुई जिन्हें FIA ने गिरफ्तार करके कुछ को इंटरपोल के हवाले किया जा चुका है और मजीद अफराद को उन्होंने गिरफ्तार करना है। इसके साथ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ऐसे पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ जुराइम के अंदर जिन्हें सजाएं सुनाई जा चुकी थी और पाकिस्तान का उन ममालिक के साथ मुजरमों के तबादले का मुआहदा भी था, उस मुआहदे के तहत FIA ने मुख्तलिफ मुकदमात को परसू किया और 26 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया गया। और इसके साथ 565 डिपोर्टीज थे जो मुख्तलिफ मुल्कों से डिपोर्ट किए गए, FIA ने उन प्रोसेस किया और वो पाकिस्तान वापस भेजे गए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो FIA ने काम किया, जिसकी अशद जरूरत थी, जिसके ऊपर मुतअद्दिद मरतबा हमने ये मामला अपने प्रोग्राम बाखबर सुबह में ये मामला उठाया, इंसानी स्मगलर जो गुजरात और गुजरावाला सर्कल के अंदर एक बहुत बड़ा इनका नेटवर्क मौजूद है और सिर्फ रवा साल के दौरान 2 बड़े वाकयात ऐसे पेश आ चुके थे जब गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ पाकिस्तानियों को एक मुख्तलिफ पुरकशिश मराद का लालच देकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से बलूचिस्तान और ईरान के रास्ते यूरोप भिजवाने की कोशिश की गई और 2 बड़े वाकयात पेश आए थे। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन मामला का खुद नोटिस भी लिया था। FIA इस मामले के अंदर कार्रवाई करते हुए 442 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। ये FIA की एक बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही और अभी भी जरूरत है क्योंकि FIA ये प्लान कर चुकी है कि जो भट्टी साहब इसमें जो एहतसाब की एक रिवायत चल निकली है या एहतसाब की लहर जारी है, उसको लेकर बिलखुसूस FIA ने पहले 3 महीने में क्या कुछ किया है, पैसों की मद में देखा जाए कितनी रिकवरीज हुई हैं, जिन लोगों पे करप्शन का इल्जाम था उनमें से कितनों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की गई, कितनों को गिरफ्तार किया गया? फैसल, थोड़ा सा हमें ना यहाँ पे अगरचे की अगर हम रिकवरी की बात करें, जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वो तो सिर्फ 26 करोड़ 40 लाख रुपए FIA रिकवर कर सकी है, लेकिन FIA का थोड़ा दायरा का थोड़ा मुख्तलिफ है, कदर मुख्तलिफ है। यकीनी तौर के ऊपर FIA भी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन जहां कहीं भी कोई सरकारी ऐसा केस इन्वॉल्व हो जहां पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया हो, बड़ा केस हो या किसी अवामी दौलत को लूटा गया हो, तो वहां पर अमूमी तौर के ऊपर वो केस नैब के सुपुर्द किया जाता है। नैब की हम देखते हैं तो नैब सालाना तकरीबन 10 से 20 अरब रुपए रिकवर करती है। अब लेकिन अभी रिसेंटली एक बड़ा एग्जांपल था जो नैब के पास व्हाइट कलर क्राइम के करप्शन का एक बहुत बड़ा केस था ग्रैंड हयात होटल, उसकी FIA इंक्वायरी मुकम्मल करके उसको वाइंड अप करने जा रही थी तो अचानक चेयरमैन नैब ने उसके ऊपर दरखास्त दी कि नहीं, ये कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस मामले के अंदर अरबों रुपए का ये स्कैंडल है ग्रैंड हयात होटल का, ये FIA की बजाय ये नैब के हवाले किया जाए, नैब कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाए, क्योंकि इस मामले के अंदर रिकवरी होनी है। तो जहां पर बड़ी रिकवरी का मामला हो, नैब उसके अंदर नैब का कानून चूंकि FIA के लॉ के ऊपर भी वो ओवर रूल करता है उसको, तो नैब एक जाब्ते के तहत कार्रवाई करके उस केस को भी खुद परसू करता है। तो रिकवरी नैब की ज्यादा है, FIA की कम है। लेकिन बहुत से ऐसे जुराइम और जुराइम पेशा अनासिर, जुराइम पेशा अफराद जिनके खिलाफ नैब के डोमेन के अंदर कार्रवाई नहीं है, वहां पर FIA की कार्रवाई डोमेन बनती है। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, FIA ने काम करनी है। बैंकिंग कोर्ट्स के अंदर, बैंकिंग के हवाले सेक्टर के अंदर बहुत से फ्रॉड आते हैं। भट्टी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इकबाल भट्टी साहब। इकराम, लॉन्ड्रिंग के हवाले से प्रोग्राम से फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।